नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हीट एक्सचेंजर बैक फ्लशिंग। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे यूज़ किया जाता है। इसका हीट एक्सचेंजर का मेन पर्पस होता है हीट ट्रांसफ़र। आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। हीट ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट हमको तब होती है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में जब हमारे पास एक हॉट फ्लूइड होता है और एक कोल्ड फ्लूइड होता है, और हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हमको हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ड्रॉप करना है और इसकी जो हीट रहेगी वो कोल्ड फ्लूइड को दे देना है, जिससे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो कोल्ड फ्लूइड ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में कूलिंग वाटर होता है और हॉट फ्लूइड प्रोसेस फ्लूइड होते हैं, जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल या और भी बहुत सारे टाइप के हॉट फ्लूइड होते हैं। अब इनका हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। हीट एक्सचेंजर के बारे में भी आपने मोटा मोटा अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा होगा कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें अगर हम बहुत सारे टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, फॉर एग्जांपल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, और भी बहुत सारे एडजेक्टर कई टाइप के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। उसमें जो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, तो इसमें एक शेल होगा, ये शेल है, इसके अंदर बैफल्स होंगी। बैफल्स किस लिए यूज़ करते हैं हम? शेल साइड फ्लूइड जो रहता है उसका फ्लो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ताकि अच्छी तरह से हीट ट्रांसफ़र हो। तो ये एक शेल होगी, ये ट्यूब शीट है और इसके अंदर ऐसे ट्यूब्स होंगी। अभी शेल साइड में अगर हम देखें तो इस टाइप से कई जगह पे अरेंजमेंट्स होती है। तो ये आपका ट्यूब साइड इनलेट, और ये ट्यूब साइड आउटलेट। सिमिलरली आपका शेल साइड से इनलेट यहाँ पर होगा और शेल साइड से आउटलेट ये रहा। तो इसको हम बोलेंगे शेल साइड इनलेट और ये शेल साइड आउटलेट। नॉर्मली ट्यूब साइड कोल्ड फ्लूइड होगा, कूलिंग वाटर सप्लाई जिसको बोलेंगे, ये कूलिंग वाटर रिटर्न, और ये हॉट फ्लूइड जो भी रहेगा उसका सप्लाई, और ये हॉट फ्लूइड का जो ठंडा होकर बाहर निकलेगा हॉट फ्लूइड आउटलेट वो हो जाएगा। तो ये हीट एक्सचेंजर एक शेल एंड ट्यूब है। अब बात करते हैं हम लोग बैक फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जब नॉर्मल तरीके से कूलिंग वाटर हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड से जाता है और बाहर निकल के कूलिंग वाटर रिटर्न हेडर में जाता है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कूलिंग वाटर के कारण ट्यूब्स के ऊपर स्केलिंग हो जाता है। स्केलिंग या फाउलिंग भी बोलते हैं उसको, या डिपोजिशन भी बोलते हैं। ये सब टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्यूब्स की सरफेस के ऊपर एक फिल्म बन जाती है, जिसको डर्ट भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, बायो डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, कुछ फाउलिंग भी हो सकती है। और उससे क्या होता है, ट्यूब्स की सरफेस से जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है शेल साइड फ्लूइड के साथ वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल हीट एक्सचेंजर्स की एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर जो हमें आउटलेट पर डिज़ायर्ड है उतना मिलता नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोसेस में कई सारी टाइप की चीज़ों की इनएफिशिएंसी पैदा हो जाती है। ये चीज़ को करेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको हम बैक फ्लशिंग बोलते हैं। अब वो बैक फ्लशिंग क्यों करते हैं, उससे कैसे फ़ायदा होता है और उसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक हीट एक्सचेंजर है, मैंने बॉक्स की तरह से बनाया है ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये कूलिंग वाटर सप्लाई है, ये कूलिंग वाटर रिटर्न है, ये हॉट फ्लूइड का सप्लाई है और ये हॉट फ्लूइड का रिटर्न है। तो ये शेल साइड फ्लूइड हो गया, ये ट्यूब साइड फ्लूइड हो गया। नॉर्मली कूलिंग वाटर सप्लाई में एक आइसोलेशन वाल्व होता है, रिटर्न में एक आइसोलेशन वाल्व होता है, और कूलिंग वाटर सप्लाई में एक ब्लीड या एलपीडी, इसको कोई ब्लीड भी बोलते हैं, कोई लो पॉइंट ड्रेन भी बोलते हैं, वो होता है। कूलिंग वाटर फ्लो का नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा होता है, कूलिंग वाटर सप्लाई से कूलिंग वाटर रिटर्न की तरफ। अब जब फाउलिंग ट्यूब साइड हुआ है तो उस फाउलिंग को निकालने का एक तरीका ऐसा होता है कि जो नॉर्मल कूलिंग वाटर फ्लो का डायरेक्शन ये है उसको आप रिवर्स कर दो किसी भी तरीके से। उससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर डिपॉजिट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब कूलिंग वाटर का फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स करने का एक तरीका ये है कि आप कूलिंग वाटर सप्लाई को बंद कर दो, कूलिंग वाटर का जो एलपीडी है उसको ओपन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो भी रिटर्न का पानी है वो इधर से निकलना शुरू होगा, क्योंकि सप्लाई को हमने ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से पानी आगे नहीं जा सकता। तो क्योंकि कूलिंग वाटर रिटर्न में प्रेशर होता है कूलिंग वाटर रिटर्न हेडर में, तो वो पानी ऐसा फ्लो होने लगेगा एलपीडी के थ्रू, ऐसा बाहर निकलने लगेगा। जब पानी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में ट्यूब से फ्लो करेगा, और उस प्रोसेस में वो जो भी अंदर डिपॉजिट्स हैं, डर्ट्स है, उसको बाहर निकाल कर एटमॉस्फेयर में ला देगा। अब ये प्रोसेस को परफॉर्म करने का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है या आप कूलिंग वाटर हीट एक्सचेंजर का बैक फ्लशिंग करने के लिए गए, तो सबसे पहले तो ये जो एलपीडी है इसमें एक ब्लाइंड रहता है, अगर है तो वो ब्लाइंड को आप डी ब्लाइंड करवा दीजिए। सॉरी। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या हुआ, एलपीडी को डी ब्लाइंड कर दीजिए। उसके बाद का स्टेप है कि आप, क्योंकि एक हीट एक्सचेंजर्स का बैक फ्लशिंग करने जा रहे हो, तो इसमें होगा प्रोसेस साइड का टेम्परेचर बढ़ने का एक संभावना रहती है। तो इसके लिए आप कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करिए, इन्फॉर्म कंट्रोल रूम, ताकि वो लोग अपना जो भी मॉनिटरिंग है वो प्रोसेस फ्लूइड पे रखेंगे, ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़कर कुछ तरह का अपसेट ना हो। तीसरा है कि आपको सभी मैंडेटरी पीपीईस पहनकर ही ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि इसमें जब आप यहाँ से एलपीडी से पानी बाहर निकालोगे तो वो पानी गर्म भी हो सकता है, हॉट फ्लूइड हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है। फ्लूइड तो नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ कूलिंग वाटर साइड ही बैक फ्लशिंग कर रहे हैं, तो वो हॉट वाटर स्प्लैश होकर आपके ऊपर पड़ सकता है, आपके बॉडी के ऊपर पड़ सकता है, बर्न इंजरीज वगैरह हो सकती है। तो आपको पूरे पीपीईस पहन के ही ये एक्टिविटी करनी है। तीसरा ये है कि चौथा ये है कि ओनली रिक्वायर्ड पर्सन ही वहाँ पर होने चाहिए। सपोज ये एक्टिविटी करने के लिए एक आदमी की रिक्वायरमेंट है तो वो एक ही आदमी वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे 4-5 आदमी को लेके खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सपोज कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ पानी वगैरह स्प्लैश होता है तो दूसरे लोगों को भी एक्सपोजर होगा। वैसे ये क्योंकि हम कूलिंग वाटर साइड कर रहे हैं तो इतना इसमें खतरा नहीं है, फिर भी हमको ओनली रिक्वायर्ड आदमी ही वहाँ पर रखना है। तो ये कुछ जो हमारे पहले से प्रिपरेशन करनी है बैक फ्लशिंग से पहले। नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप प्रोसीजर का ये है कि आपको कूलिंग वाटर सप्लाई का जो आइसोलेशन वाल्व है उसको धीरे धीरे थ्रॉटल करना है। तो थ्रॉटल कूलिंग वाटर सप्लाई वाल्व, थ्रॉटल का मतलब होता है कि धीरे धीरे उसको बंद करना है। जब ये वाल्व 80 to 90% क्लोज हो गया तो सेकंड स्टेप में आपको ये जो एलपीडी है, इस एलपीडी का वाल्व आपको ओपन करना है, ओपन एलपीडी वाल्व। तो जैसे ही आप एलपीडी का वाल्व ओपन करोगे तो यहाँ से पानी आना शुरू होगा, क्योंकि हमने सप्लाई का वाल्व ऑलरेडी 80-90% क्लोज कर दिया है। तो इधर से कूलिंग वाटर सप्लाई का वैसे ही प्रेशर कम हो गया, तो ज़्यादातर पानी कूलिंग वाटर रिटर्न हेडर से आपका इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको कूलिंग वाटर सप्लाई को कंप्लीटली क्लोज कर देना है। क्लोज कूलिंग वाटर सप्लाई 100% ये वाल्व बंद कर देना है।
एंड फोर्थ स्टेप में ओपन एलपीडी वाल्व। अब ये 100% कर सकते हैं कि 80% की 70%, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना पानी बाहर निकल रहा है, आप कितना पानी हैंडल कर सकते हो सेफली। तो जितना आप सेफली पानी को बाहर हैंडल कर सकते हो एटमॉस्फेयर में, उतना ये वाल्व मैक्सिमम खोलना है, जितना पॉसिबल है आप खोल सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ है ऑब्जर्व वाटर, जो बाहर निकल रहा है वो डर्टी वाटर निकल रहा है, काला पानी निकल रहा है कि कैसा निकल रहा है, या एकदम क्लियर पानी निकल रहा है। और साथ में आपको कंट्रोल रूम के कांटेक्ट में भी रहना कि उनको कुछ प्रोसेस में अपसेट वगैरह तो नहीं है। तो ये एक्टिविटी हमको अराउंड 5 मिनट्स तक करेंगे तो सफिशिएंट है। अगर 5 मिनट तक नहीं कर सकते तो कम मिनट में भी जितना भी आप कर सकते हो उतना करना है, और पानी को ऑब्जर्व करना है। और जो भी पानी रिटर्न हेडर से एलपीडी में निकल रहा है, तो पानी का फ्लो जो है वो रिवर्स हो गया। नॉर्मल में पानी का फ्लो कूलिंग वाटर सप्लाई से रिटर्न की तरफ था, अभी फ्लो रिटर्न से सप्लाई की तरफ। तो ट्यूब साइड में पानी का फ्लो रिवर्स हो गया है, तो वो जो भी डर्टी मटेरियल है वो साथ में लेके बाहर निकल जाएगा। 5 मिनट बैक फ्लशिंग करने के बाद आपको नॉर्मलाइज करना है सिस्टम को। नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है कि आपको इसका रिवर्स जाना है। अभी आपको एलपीडी का जो वाल्व खुला है उसको धीरे धीरे क्लोज करना शुरू करना है। तो रिवर्स करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्लोज एलपीडी वाल्व, धीरे धीरे उसको आप बंद करना शुरू कर दीजिए। जब ये 80 to 90% हो गया क्लोज, तो आपको सेकंड स्टेप में कूलिंग वाटर सप्लाई का वाल्व ओपन करना है। ओपन कूलिंग वाटर सप्लाई वाल्व, और धीरे धीरे इसको फुल ओपन कर देना है, और फुल ओपन कर देना है, और एलपीडी का वाल्व क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप ये कूलिंग वाटर सप्लाई का वाल्व पूरा खोल दोगे, एलपीडी का वाल्व बंद कर दोगे, तो नॉर्मल कूलिंग वाटर का जो फ्लो जो पहले था वो वैसा डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो एलपीडी का जो आपने ब्लाइंड निकाला था वो ब्लाइंड को वापस बॉक्स अप कर देना है, और ये आपका कूलिंग वाटर का एक्सचेंजर का बैक फ्लशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कंट्रोल रूम में आपको बता देना है कि ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, और आपको फिर वो टेम्परेचर्स प्रोसेस फ्लूइड के जो टेम्परेचर्स हैं, रिटर्न का मेनली आउटलेट का टेम्परेचर, वो नोट करना है कि बैक फ्लशिंग करने के बाद आपको कितना गेन हुआ है। ये एक्टिविटी हम लोग नॉर्मली अगर नया एक्सचेंजर है तो इसके फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहती है बैक फ्लशिंग करने की, लेकिन अगर हम इसको अराउंड 1 महीने की फ्रीक्वेंसी में एक हीट एक्सचेंजर को बैक फ्लशिंग करेंगे तो उसकी फाउलिंग बहुत कम होती है। और अगर कोई फाउल्ड एक्सचेंजर है तो उसको बैक फ्लशिंग करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है टू मेंटेन प्रोसेस फ्लूइड टेम्परेचर। और एक लिमिट आ जाएगी फाउलिंग की कि उसके बाद बैक फ्लशिंग करने के बाद भी आपको कोई खास गेन नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपको ये हीट एक्सचेंजर मेंटेनेंस में लेके उसको क्लीन करना है। बट वो जो मेंटेनेंस करने का जो पूरा टाइम है फ्रॉम न्यू हीट एक्सचेंजर टू ओपन करने का जो टाइम है उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंट बैक फ्लशिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। तो ये आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा हीट एक्सचेंजर्स का बैक फ्लशिंग करने का। आगे भी और बहुत सारी वीडियोस मैं डालता रहूँगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ क्लिक लाइक, क्लिक बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।